Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो आज हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेके आए हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर हिस्ट्री, द लास्ट चैप्टर। इससे पहले दो और चैप्टर्स हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मेरा दोस्त एक और चैप्टर है दैट इज़ प्रिंट कल्चर। जैसा कि आपको बेटा पता है प्रिंट कल्चर में दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि प्रिंट कल्चर में खाली पैसेज आएगी, प्रिंट कल्चर में खाली क्वेश्चंस आएंगे। आपको दोनों प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। हम एग्जामिनर के माइंड को तो रीड नहीं कर सकते ना, सो दैट वाई हम बेटा इंशाल्लाह रहमान एक दो दिन में उन दो लेक्चर्स को भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे आपके लिए। बट आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, आज़ादी के बाद 1947 के बाद कश्मीर में क्या कुछ हुआ, कश्मीर के पॉलिटिकल सेक्टर में क्या कुछ हुआ, उस पर जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में बनते हैं। एक डेवलपमेंट पीरियड चला था, मॉडर्नाइजेशन, जब जम्मू कश्मीर मॉडर्नाइजेशन की तरफ चला। मॉडर्नाइजेशन मीन्स एक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट का मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद क्या कुछ हुआ उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो चलिए मेरा जिगर, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन जिस पर परमानेंटली बेटा कंटिन्यूअसली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि ये सदर रियासत का कॉन्सेप्ट क्या है, सदर रियासत क्या होता है। आपको पता होगा 1950 तक, 1952 तक, याद रखिएगा बेटा, 1952 तक क्या था, कश्मीर में सदर एक कॉन्सेप्ट था, सदर रियासत, सदर रियासत। ये सदर रियासत क्या होता था? ये सदर रियासत कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता था। ये हेरेडिटिकल पोजीशन थी। ये क्या थी? हेरेडिटिकल पोजीशन, हायरार्किकल पोजीशन थी। राजा हरी सिंह के बाद महाराजा हरी सिंह का बेटा महाराजा हरी सिंह 1925 में जम्मू कश्मीर का महाराजा बनता है। फिर उसके बाद बेटा 1947 तक, 1947 तक उनकी हुकूमत रहती है। 47 के बाद एक बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा होता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्पेशल पोजीशंस, कुछ स्पेशल प्रोविजंस देती है जम्मू कश्मीर को। उन स्पेशल प्रोविजंस में जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग और भी बहुत सारी चीज़ें। उसी दौरान में यहाँ के जो ये हेड थे, जो बेटा महाराजा हरी सिंह थे, उनको, उनके बेटे करण सिंह को क्या बनाया जाता है? सदर रियासत बनाया जाता है, यानी इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दी जाती है करण सिंह को। हाँ, करण सिंह को क्या रखा जाता है? सदर रखा जाता है जम्मू कश्मीर का, विदाउट इलेक्शन। तो सदर रियासत क्या थी? इस टर्म का मतलब क्या था? ये सदर रियासत वाज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा सदर रियासत। हाँ, रियासत का मतलब स्टेट। रेफर्स टू Sadr Riyasat was constitutional head of the state. Refers to Sadr Riyasat was elected by Constituent Assembly for a term of 5 years. ये जो सदर रियासत था इसको 5 सालों के लिए बेटा चुना जाता था। करण सिंह सन ऑफ हरी सिंह was appointed. इसे बेटा पहला सदर रियासत जम्मू कश्मीर का बनाया गया था करण सिंह को। याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा who was the first सदर रियासत, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है who was first सदर रियासत, पहला सदर रियासत कौन था? तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल आएगा। कौन था माय डियर फ्रेंड्स? पहला सदर रियासत कौन था? तो करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। अब अगर पूछा जाए ये सदर रियासत क्या होता है तो आप एक लाइन में आंसर दोगे, सदर रियासत वाज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट और इट रेफर्स टू सदर रियासत इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर टर्म। ठीक है, सदर रियासत याद रखिएगा बेटा कौन था? सदर रियासत वाज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर।
चले आगे, पहला क्वेश्चन बेटा यहां से निकलता है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, व्हाट डू यू नो अबाउट कामराज प्लान क्या था? व्हाट डू यू नो अबाउट कामराज प्लान? ये कामराज प्लान क्या था, जरा देखते हैं। कामराज प्लान एक पॉलिटिकल प्लान था 1963 में, के कामराज के जरिए एक पॉलिटिकल प्लान लाया गया था। इसमें क्या था, सीनियर लीडर जो कांग्रेस के थे ना, जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, वो सारे तमिलनाडु के स्पेशली प्रपोजिंग दैट, वो कहते हैं कि हम सब सीनियर लीडर्स, सीनियर कांग्रेस लीडर्स को क्या करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए फ्रॉम देयर पोस्ट। कामराज का मतलब था, ये प्लान एक था कि सारे जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं वो रिजाइन करेंगे अपनी पोस्ट से और मेहनत करेंगे कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने में, कांग्रेस पार्टी को क्या करने में, डेवलप करने में, कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने में। उसी को कहा जाता है देयर एनर्जी टू रिवाइटलाइजिंग ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस को रिवाइटलाइज करना, उसमें एनर्जी डालना, याद रखना बेटा, ठीक। तो कामराज प्लान एक प्लान था, पॉलिटिकल प्लान था, 1963 में वजूद में आया था के कामरान के जरिए। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कब कामराज प्लान किस साल आया था, ये भी आ सकता है। इन्हीं क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं, जो बार बार मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं सर ऑब्जेक्टिव। मेरा जिगर, ऑब्जेक्टिव इन्हीं क्वेश्चन से निकल सकते हैं जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सीरीज हम डिस्कस करते आए हैं, ठीक। तो प्रपोज ऑल सीनियर, तो यहां से पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर कामराज प्लान क्या था, यह पॉलिटिकल प्लान था। ये पूछा जा सकता है कि कामराज कौन थे, तो बेटा कौन थे, पॉलिटिकल, ये एक मेंबर थे कांग्रेस के, हाँ, कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे। क्यों दिया था, क्या कहा था इसने कि हम सीनियर लीडर्स को रिजाइन करना चाहिए उनकी पोस्ट से, ताकि कांग्रेस रिवाइटलाइज होए, कांग्रेस में नई जान आ जाए, अहमियत कांग्रेस की अहमियत की को मद्देनजर रखते हुए। तीसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूछा जाता है, एक शॉर्ट नोट बनाइए डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट है उन पर आप बात कीजिए। ये कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव्स आपको याद होगा पब्लिक और प्राइवेट, याद रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मान लीजिए। कोऑपरेटिव्स का एक और क्या होता है, कोऑपरेटिव्स मानिए लोग किसी एक इंस्टीट्यूशन को, किसी एक एजेंसी को क्या करते हैं, किसी एक एजेंसी को अपना मटेरियल भेजने के लिए देते हैं। वो एजेंसी डायरेक्ट नफ़ा प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, बल्कि कमीशन के लिए काम करती है, बल्कि वो वेलफेयर के लिए काम करती है। तो सेम जम्मू कश्मीर में ऐसे ही चेंजेस आए। तो कोऑपरेटिव्स वर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल चेंज था ये कोऑपरेटिव्स का एक साथ काम करना। दैट पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट, जिसने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। रिमेन्ड इंस्ट्रूमेंटल इन टैकलिंग डेट इशू, कर्जा जो था ना, कर्जा एक बड़ा मसला था। कर्जे को हल करने के लिए, डेट इशू को हल करने के लिए, फाइनेंस इश्यूज को हल करने के लिए, ऑफ क्रॉप्स, लोग यहाँ पर भी कर्जा लेते थे क्रॉप्स के उगाने के टाइम पर। हाँ, ये भी यहाँ पर भी बड़े बड़े मसले हुए हैं। कश्मीर में भी बेगार था, कश्मीर में भी बेटा डोगरा रूल में हाई टैक्सेशन था, बहुत सारी चीज़ें, उस वक्त भी लोग स्टारवेशन से मरते थे। क्योंकि इतना रेवेन्यू, जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो रूलर्स थे वो लोगों को दबाते थे, सप्रेस करते थे। ऐसा हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं, बुक्स कह रही है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें होती थी। फिर जब जम्मू कश्मीर मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आई। पूरी जो वर्ल्ड सिस्टम था वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे प्लान्स यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हुए, जिसमें कोऑपरेटिव भी एक प्लान था। इसने क्या किया, लैंड फॉर कल्टिवेशन और लीज एनकरेज किया गया, रिपेमेंट इन टाइम, हाँ, ओनिंग टू द मिसमैनेजमेंट जो था उसको कोशिश की निकालने की, माल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, हुकूमत का सही तरीके से, इंतजामिया का सही तरीके से काम न करना, उसको कोशिश की गई कि हम उसको बाहर निकालें। द कोऑपरेटिव्स कुड नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द रिवाइवल ऑफ, हाँ, इसने उतना इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं किया पहले,
बाद में जब हमने ओवरऑल देखा, मगर बेटा कोऑपरेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जम्मू कश्मीर में। क्यों किया गया था? ताकि यहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो सके। तो आप सेम लिखोगे, आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी के नहीं है, ये एनसीईआरटी में ये चैप्टर मौजूद नहीं है। तो नेशनल लेवल चैनल से, नेशनल लेवल वेबसाइट से आपको इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप इन क्वेश्चंस को ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो लेटर। हाँ, चलिए आगे नेक्स्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय स्टेट टू प्रमोट टूरिज्म। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए? व्हाट स्टेप्स वर टेकन? जम्मू एंड कश्मीर, यू नो दैट इज as far as tourism is a concern, Jammu Kashmir is a rich state. Almighty Allah has bestowed us number of things in which tourism is the main thing, and we are naturally rich state as far as another states are concerned. We have good source of water, we have natural climate, we have each and everything, and we should thank to Almighty Allah. So state of Jammu Kashmir, when we talk about is the tourism की बात है, पूरा रिच है। During this तो क्या हुआ बेटा, इस मॉडर्न पीरियड में ह्यूज इम्प्यूटस वाज गिवन टू द, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जम्मू कश्मीर में होटल्स की कमी थी, सड़कों की कमी थी, इस वजह से टूरिज्म इतना डेवलप नहीं हो रहा था। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए कंस्ट्रक्शन की तरफ, रोड्स को बनाने के लिए, नए प्लेसेस को बनाने के लिए उन्हें इंपॉर्टेंस दिया गया, टूरिज्म मैप पर लाने के लिए न्यू टूरिज्म नई टूरिज्म अथॉरिटीज बनाई गई, स्टेबल की गई, इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पर, ठीक है बेटा, इस्टेब्लिश्ड टू रिव्यू, ताकि रिव्यू लिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का एयरपोर्ट था उसको डेवलप किया गया ताकि फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म जान है, सर्विस सेक्टर जान है, बैकबोन है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की। इसलिए जम्मू कश्मीर को अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाना चाहते हो, आपको क्या करना होगा? ऑब्वियसली आपको जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप दुबई को देख रहे हो, वो अब एक मिनरल बेस्ड इकोनॉमी से, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से टूरिज्म इकोनॉमी बन रही है। कैसे? वो कैसे हो रहा है? वहां पर अब ज्यादा ध्यान कहां पर दिया जा रहा है? टूरिज्म को। उन्हें पता है कुछ 10, 20, 30 सालों के बाद वहां पर तेल होगा ही नहीं, तो उन्होंने वहां पर बुर्ज खलीफा, बाकी चीजें के हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं। सेम द पीपुल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द पॉलिटिकल लीडर्स, अवर लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव शुड वर्क फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, जैसा कि पास्ट में किया गया। जो उनके पास उस वक्त महदूद वसाइल थे, उन्होंने किया है काम, हम नहीं कहेंगे उन्होंने नहीं किया है, वही तो गद्दारी होती है ना। चलिए आगे क्या होता है? चेंज सो दैट टूरिस्ट कैन फ्रीली इंजॉय। जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छे होटल्स होंगे, सड़कें होंगी, तो टूरिस्ट इंजॉय करेंगे, वो आएंगे। वो किसको इंजॉय करेंगे? नेचर को। हाँ, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेक नंबर, बहुत सारे, जैसे बेटा हाँ लाइक जश्न कश्मीर बेटा एक है, यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, न्यू कश्मीर, पुश फेस्टिवल्स, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, हाँ बड़े नए न्यू कश्मीर, लाइक यहाँ पर बेटा नए नए प्लान्स, नए नए फेस्टिवल्स लाए गए, कल्चरल कांग्रेस एंड अदर स्टेप्स जिसने टूरिज्म को प्रमोट किया। फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया, एक तरीके से कहेंगे एडवर्टाइजमेंट किया गया कि फॉरेन कंट्रीज में जम्मू कश्मीर का ऐड किया गया, इस वक्त भी किया जा रहा है। तो ऐसे स्टेप्स लिए गए और बार बार लिए जा रहे हैं। मैंने बार बार कहा गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी पीपल शुड टू वर्क ऑन सोशल मीडिया बिकॉज सोशल मीडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नाउ। चलिए आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा पूछा गया है, एंड लिस्ट एनी 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक ने 2 कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए? कश्मीर के कानून में, कश्मीर के आईन में 2 बड़े चेंजेस के गुलाम मोहम्मद सादिक ने कौन इंट्रोड्यूस किए? गुलाम मोहम्मद सादिक प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। ऑन 20 Feb 1964 सादिक साहब ने 2 खतरनाक अमेंडमेंट्स, 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस लाई, जो ड्रास्टिक चेंजेस अमेंडमेंट्स थी। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर। क्यों? 1947 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के बाद जम्मू कश्मीर का अपना आइन था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आईन कश्मीर
रंबीर पेनल कोड उसकी बुनियाद थी। हाँ, रंबीर पेनल कोड। तो क्या हुआ, जम्मू कश्मीर ही चेंज्ड द नॉमेनक्लेचर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। यहीं पर वो ड्रास्ट, वो इंपॉर्टेंट चेंज था जहां पर कश्मीर से प्राइम मिनिस्टर का जो टाइटल है वो खत्म हुआ, इसको चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट किया गया और सदर रियासत को गवर्नर में। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखने की बातें हैं। किसने किया था? गुलाम मोहम्मद सादिक ने किया था। क्या किया था? प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में और सदर रियासत को गवर्नर में चेंज कर दिया। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, हर एक टॉपिक को ये सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इंदिरा शेख अकॉर्ड क्या था? उस पर एक शॉर्ट नोट बनाइए। इंदिरा गांधी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने एक अकॉर्ड किया था, आपस में कुछ बातें हुई थी, आपस में कुछ डिक्लेरेशन हुआ था। उस पर यह है कांस्टेंट राउंड ऑफ टॉक्स। ये बेटा एक राउंड, एक आपस में उन्होंने बहुत बार मिले थे, फिर बेटा राउंड टॉक्स हुई थी, बात हुई थी। वो बात क्या था? इनिशिएट किया था, हाँ, क्या हैड बीन इनिशिएटेड बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द इंडियन गवर्नमेंट culminated in the shape of an agreement। जो उन्होंने बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में एक वार्तालाप हुई थी, एक डायलॉग प्रोसेस चला था। उसमें क्या हुआ? एग्रीमेंट फिर साइन हुआ, एक एग्रीमेंट की सूरत में साइन हुआ। उस एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया? साइन हुआ। उस कहाँ, किस किस के बीच में वो एग्रीमेंट साइन हुआ? वो बेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी, और किसके बीच में? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ग्रेजुअली शेख अब्दुल्लाज ऑफ अनरियलिस्टिक एंड अनप्रोडक्टिव पॉलिटिकल स्टांस of self-determination and autonomous status began to fade and was formally ended on November 30, 1974। क्या हुआ था बेटा? शेख अब्दुल्ला ने सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद हुक्मरानी का जो नारा दिया था, ठीक है, वो फिर खत्म हुआ। किस वजह से? जो इन्होंने अकॉर्ड किया विद अ वेट कम टू बी नोन एज, जिसे फिर बाद में कहा गया, हाँ, शेख अकॉर्ड, क्योंकि जो इनकी आपस में जो डिक्लेरेशन हुई शेख अकॉर्ड, उसे कहते हैं इंदिरा गांधी शेख अकॉर्ड, इंदिरा शेख अकॉर्ड। फॉलोइंग द सेकेंड शेख अब्दुल्ला, Following the accord, शेख अब्दुल्ला took office as the chief minister। इस अकॉर्ड के मुताबिक शेख अब्दुल्ला साहिब क्या करेंगे? वो ऑफिस ही विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ चीफ मिनिस्टर। कब बेटा? February 25, 1975। रिमेन्ड इन पावर टिल हिज डेथ, और 1982 तक फिर वो जम्मू कश्मीर के क्या रहे? प्राइम चीफ मिनिस्टर रहे। कौन? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि कब हुआ, क्या हुआ? ठीक, इंदिरा शेख अकॉर्ड क्या था? इंदिरा शेख अकॉर्ड एक टॉक था, किस किस के? एक डायलॉग प्रोसेस था शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में। हाँ, उसका मकसद क्या था? कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की बागडोर को खुद संभाले, और भी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्ग आंसर्स में आएगा। क्या? डिस्कस कीजिए मेजर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, कब की? शेख अब्दुल्ला के टाइम की, उनको आप ब्रीफली डिस्कस कीजिए। ये लॉन्ग आंसर्स में पूछा जा सकता है। तो 1947 के बाद गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर की है वो बहुत सारे रिफॉर्म, सुधार लाती है, ताकि कहाँ कहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स लाती है, एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन करने के लिए बहुत सारी चेंजेस लाई जाती है, बहुत सारे रिफॉर्म्स, कॉर्पोरेटिव्स डेवलप करती है। जैसे हमने अभी पढ़ा, कॉर्पोरेटिव्स बिल्डिंग, इरिगेशन को डेवलप करती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बूस्ट है, यानी पूरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर काम होता है, अलग अलग सेक्टर्स में, टूरिज्म में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में। जे.एंड.के बीइंग एग्रेरियन इकोनॉमी है जम्मू एंड कश्मीर, तो इंपॉर्टेंस किसको दी गई? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। लैंड सीलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, लैंड सीलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, टू विच लैंड हेल्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन वाज लिमिटेड। इसको बेटा लिमिट किया गया कि 142 कनाल तक ही रहेगा। लैंड वाज गिवन टू द टिलर, और जो जमीन पर काम करेगा उसी को जमीन दी जाएगी। ठीक, पीजेंट्स एंड द आर्टिजन्स वर गिवन रिलीफ, पीजेंट्स और आर्टिजन्स को रिलीफ दिया गया। बर्डन ऑफ डेट, यानी उनके ऊपर कर्जा, वो कर्जदार हो गए थे। ड्यू टू दिस देयर वाज हेल्थी ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रमोट हुआ,
यानी लोगों के बीच में जिसे कहेंगे ना एक फेथ बिल्डिंग का काम किया गया। फेथ बिल्डिंग यानी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया गया। वो था बेटा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। हाँ, इन ऑर्डर टू सपोर्ट हेल्थी एग्रीकल्चरल ग्रोथ, पता था इनको कि अभी हम मैन्युफैक्चरिंग टूरिज्म को इतना एक साथ नहीं बढ़ा सकते, तो प्राइमरी सेक्टर पर ध्यान दिया गया। 80% लोग एग्रीकल्चर के साथ बिलोंग करते थे, अभी भी करते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जुड़े हुए इसके साथ, इसीलिए एग्रीकल्चर को सबसे पहले क्या किया गया, एग्रीकल्चर पर सबसे पहले काम हुआ। डियर फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। इरिगेशन वर डेवलप्ड, इरिगेशन को डेवलप किया गया इन विच डिड नॉट सी मच सपोर्ट। रोड कनेक्टिविटी को डेवलप किया गया, रोड, और स्पेशली द बिल्डिंग ऑफ बानीहाल टनल विद जर्मन सपोर्ट। जर्मन सपोर्ट, जर्मन इंजीनियरिंग का जो एक शाहकार था वो क्या था, बानीहाल टनल। बानीहाल टनल भी बनाई गई जिसका मकसद खाली और खाली क्या था, जम्मू कश्मीर की तरक्की, टूरिज्म को बढ़ाना, इंडिया के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना। आगे चलेंगे तो दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी के साथ थोड़ा और बेटा कनेक्टेड है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम हमने कल भी कहा था वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, का मार्किंग एरिया फॉर इंडस्ट्रियल स्टेट, और बेटा इसके बाद क्या किया गया, मार्क किया गया सपोर्ट बाय मार्किंग एरियाज फॉर इंडस्ट्रियल स्टेट्स को, कि अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। सिलिक एंड वूल फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया कि सिलिक और वूलन सेक्टर को यहां पर बढ़ाया जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। टूरिज्म सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिंग सेक्टर, टूरिज्म बन गया बोथ लोकल और फॉरेन स्टेट ड्यू टू इन्विटेशन ऑफ फिल्म। मैंने कहा ना फिल्म इंडस्ट्री को, पहले कहा मैंने, फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया कि आप जम्मू कश्मीर में क्या कीजिए, आप जम्मू कश्मीर में फिल्म्स को शूट कीजिए, यहां पर वो सब कुछ है, आप फॉरेन जाएंगे वो सारा कुछ आपको कश्मीर में मिलेगा। आइए इसके लिए हम यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। दिस सॉ एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू स्टेट, इसकी वजह से, इन पॉलिसीज की वजह से, इन मेजर्स, इन इनिशिएटिव्स की वजह से जम्मू कश्मीर में क्या आया, बिल्कुल बेटा बेबहा तब्दीलियां देखने को मिली। चलो ये था क्वेश्चन। ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन, डिस्कस मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय बख्शी गवर्नमेंट ने। बख्शी गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हाँ, मैशियत के मैदान में कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट क्या लाए गए, रिफॉर्म्स लाए गए। चलिए, बख्शी गुलाम मोहम्मद बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K। 1953 में बख्शी गुलाम मोहम्मद क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के। बख्शी ऑल्सो विवुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। उनको पता था जम्मू कश्मीर तब तक आगे जा ही नहीं सकता जब तक यहाँ की इकोनॉमी को हम चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम वेलफेयर स्कीम्स है वो नहीं लाएंगे। उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर टूल्स को इंट्रोड्यूस किया। पीपल ऑफ स्टेट, ही वांट टू मेक स्टेट, वो चाहते थे कि मैं जम्मू कश्मीर को सेल्फ सफिशिएंट बनाऊं। A number of development of policies, बहुत सारी पॉलिसीज इनिशिएट की गई थ्रू विच स्टेट एंटर्ड इन एज ऑफ लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन। उनकी इन बे इंतहा कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ी, चाहे वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हाँ और भी बहुत सारी, या टूरिज्म में हो, हर एक सेक्टर में उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि मैं वहां पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ करूं, वहां पर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दूं, और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने 1953 में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने की बात की थी, कोशिश की थी। उन्हें पता था एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी में आएगा तो लोग ऑटोमेटिकली तरक्की की तरफ गामजन होंगे। लिफ्ट इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, हायर क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड, यानी HYVs का निजाम उस वक्त उन्होंने कोशिश की। टेक्निक्स को, क्रॉप टेक्निक्स को, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन को जो कॉन्सेप्ट है ना कश्मीर में, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी टेक्निक्स को एक्सपर्ट्स के साथ मिले, सिलेबस में यहाँ के इंट्रोड्यूस करवाया एग्रीकल्चर। फिर क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स पर काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, हाँ, हॉस्पिटल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बानीहाल टनल, डिजाइनर पर जर्मन इंजीनियर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस टाइम। इस टाइम की सबसे बड़ी अचीवमेंट इसमें मानी जाती है, कब, बख्शी रूल में, बख्शी गवर्नमेंट में। आगे चलेंगे, बूस्ट द टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री
विजन। बख्शी गुलाम अहमद ने भी टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया। गवर्नमेंट स्टार्टेड कश्मीर चलो, और गवर्नमेंट ने कश्मीर चलो कैंपेन चलाई। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने कश्मीर चलो कैंपेन चलाई। स्पेशल अटेंशन वाज गिवन फॉर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बख्शी गुलाम अहमद ने ध्यान दिया। नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज ओपन। टेक्स्ट बुक्स पर ध्यान दिया कि स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्कॉलरशिप्स को प्रोवाइड किया गया गरीब बच्चों के लिए। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के जरिए तरक्की होगी, तो मुफ्त किताबें, हाँ मुफ्त के यानी हम कहेंगे बेटा स्कॉलरशिप्स दी गई किनको, गरीब स्टूडेंट्स को। बख्शी गवर्नमेंट गिव विजन टू वुमेन और एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पे ध्यान दिया, वुमेन एजुकेशन पे जोर दिया। लीड टू ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ वुमेन आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ देयर होम। उन्होंने कहा कि चार दीवारों के बाहर भी इनकी दुनिया है। एक पढ़ी लिखी औरत का मतलब है एक पढ़ा लिखा समाज, तो उस तरफ इन्होंने ध्यान दिया। जेंडर इक्वालिटी की तरफ ध्यान दिया। लैंडस्केप ऑफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एंड होटल, इस पे काम हुआ कब, बख्शी रूल में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कहा जाता है सादिक गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म। सादिक साहब ने क्या किया, उनकी गवर्नमेंट किसको फॉलो कर रही थी, पॉलिसी, लिबरलिज्म की पॉलिसी। एग्जाम्पल दीजिए, टेक्स्ट टू सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। हमें रिटन में सपोर्ट दीजिए, रिटन में इवैल्यूएट कीजिए इस स्टेटमेंट को। एक स्टेटमेंट है सादिक गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म, नरमी बरताई गई, एक नरमी वाली सोच थी सादिक साहब की गवर्नमेंट में। क्या हमने कहा, सादिक साहब बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20 फरवरी 1964, ब्रॉट अ ड्रास्टिक अमेंडमेंट। हमें पता है बेटा, अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, नॉमेनक्लेचर चेंज किया, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में चेंज किया, फ्रॉम सदर रियासत को गवर्नर में। कॉन्स्टिट्यूशन वर अप्लाइड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सादिक गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड गारंटीड फंडामेंटल राइट्स which led to greater participation of people। ये बेटा इन्होंने क्या कहा, फंडामेंटल राइट्स को जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया। फंडामेंटल राइट्स को, बुनियादी हुकूकों को, नॉमेनक्लेचर चेंज किया, नरमी दिखाई, कहा नहीं हमें क्या करना होगा, इंडिया से कनेक्ट होना होगा दिल से भी, हाँ, और बेटा पॉलिसीज से भी। और क्या होगा, जब हम राइट्स देंगे, लिबर्टी देंगे लोगों को, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल टेक पार्ट इन दिस ग्रेट डेमोक्रेसी एंड यू विल फील द बेनिफिट दैट। तो इसीलिए बेटा क्या हुआ, हिज गवर्नमेंट एंश्योर्ड रूल ऑफ लॉ। क्यों, लिबरलाइजेशन का मतलब रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ इक्वालिटी, हाँ, रेस्पेक्ट फॉर राइट एंड लिबर्टी वन ऑफ द पीपल इन पर्सन। उसकी पॉलिसीज में फर्स्ट स्टेप क्या था, रिमूव द कर्ब ऑन सिविल लिबर्टीज। जो इंसान की सिविल लिबर्टीज क्यों कहा गया, जो बेटा क्योंकि मसला था, न्यूज़ पेपर्स की बात करेंगे उस वक्त, लिटरेचर की बात करेंगे, अभी भी रेडिकलिज्म मौजूद था जम्मू कश्मीर में कुछ हद तक। इसीलिए सादिक साहब ने स्टेप्स उठाए कि जो सिविल लिबर्टीज हैं उनको क्या करेंगे, सिविल लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट किया गया, नए नए न्यूज़पेपर्स रिप्रेजेंट जो पब्लिक ओपिनियन को रखते थे, डिफरेंट व्यू पॉइंट को रखते थे। आज़ादी वाली सोच, आज़ादी वाली सोच, ये आज़ादी नहीं, यानी वो आज़ादी जो एक इंसान को सही मानों में डेमोक्रेसी की तरफ ले जाती है। सादिक साहब ने किस तरफ फोकस किया, रिमेंबर सादिक साहब ने फोकस किया, किस तरफ फोकस किया, रिमेंबर बेटा, उन्होंने कहा इफेक्ट ऑफ सेल्फ डिफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उन्होंने भी किसमें सेल्फ सफिशिएंसी दिखाई, कहा कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी, खुद अनाज इतना पैदा करना होगा, एग्रीकल्चर को डेवलप करना होगा, एग्रीकल्चर की तरक्की इंपॉर्टेंट है। द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, द इंटेंसिव एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटेंसिव यानी खाद का इस्तेमाल, नई फसलों का, नई नई क्रॉप्स का इस्तेमाल, HYVs का इस्तेमाल, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड दुनिया भर में ये जो HYVs का कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल क्या कर रहा था, तब फ्लोर कर रहा था पूरी दुनिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स या HYVs के कॉन्सेप्ट्स, नए साइंटिफिक मेथड्स, ट्रांसप्लांटेशन, नई नई टेक्निक्स वो क्या कर रही थी, फ्लोरिश हो रही थी पूरी दुनिया में। लॉन्च किया, इसीलिए प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए 1961-62 में। हॉर्टिकल्चर रिसीव स्पेशल हॉर्टिकल्चर, क्योंकि जम्मू कश्मीर
का जो हॉर्टिकल्चर एरिया है ये बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। जैसे ज़ाफ़रान की तरफ तवज्जो दी गई, ज़ाफ़रान के साथ साथ एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दी गई, वो था सेब जम्मू कश्मीर का, वॉलनट था, आलमंड था। ठीक है, तो ये क्या था, ये लिबरलिज्म, यही है सादिक साहब का वो क्या, सादिक साहब की पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म। हमने एग्जाम्पल इसके साथ जोड़ा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय गुलाम मोहम्मद सादिक टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए सादिक साहब ने क्या किया? सादिक साहब ने क्या किया? अब यहां पर बेटा हमने कहा है ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ स्टेट, स्टेट की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए फोकस्ड ऑन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी। हमें ऑल सेक्टर्स में, इन ऑल सेक्टर्स वी हैव टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। इसलिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स वर नेशनलाइज्ड, हाँ, ऑल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द स्टेट वर नेशनलाइज्ड, उनको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नेशनलाइज का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखेंगे। नेशनलाइज का मतलब उन्हें गवर्नमेंट के साथ अटैच किया गया, उन्हें गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज में इन्वॉल्व किया गया। हाँ, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स वर टेकन फॉर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को प्रमोट किया गया, मेजर इंडस्ट्री थी। फॉर दिस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर प्रमोट करना है इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी भी लानी होगी और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना होगा, इसीलिए इन दोनों को प्रायोरिटी पे रखा गया। लिबरल स्टेट पैट्रोनेज वॉज एक्सटेंडेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उस पर ध्यान दिया गया। पेपर माशी, जो पेपर माशी कॉटेज इंडस्ट्री में आती है, उस पर ध्यान दिया गया। बसूली पेंटिंग पर ध्यान दिया गया। चिकड़ी वुड का वर्क पर ध्यान दिया गया। स्कीम्स, यहां पर बेटा सिक्किम आया, ठीक है। स्कीम्स वर ऑल्सो लॉन्च्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यहां पर स्कीम्स है, मिसप्रिंट हुआ है, स्कीम्स, नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च की गई ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले और सब्सिडाइज्ड लोन्स भी गरीबों को मिले। एक्सपोर्ट, और बेटा एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया। एक्सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट विंग was also set up to provide assistance। एक्सपोर्ट जो थी या फॉरेन के एक्सपर्ट्स के साथ एक्सपर्ट विंग को भी क्या किया गया, एन एक्सपर्ट विंग, इट इज एन एक्सपर्ट विंग, याद रखिएगा, एन एक्सपर्ट विंग, एक्सपोर्ट हुआ एक्सपर्ट विंग, एक्सपर्ट प्रमोशन विंग, ये भी सेटअप की गई असिस्टेंस, ताकि हम उनकी मदद लेंगे, गाइडेंस लेंगे। दोज एंगेज, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ट्रेड में थे उनको अपने साथ जोड़ा गया, इन कारखानों के साथ जोड़ा गया, टू एंश्योर सफिशिएंट पावर सप्लाई। और दूसरा मसला क्या था, इंडस्ट्री तभी चलेगी जब उनके पास अच्छी खासी पावर सप्लाई होगी, तो उन चीज़ों को भी मद्देनजर रखा गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज को अगर बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज को इम्प्लांट करना है, इंडस्ट्रीज को लगाना है तो पावर की ज़रूरत होगी। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जैसे चिनानी, सिंध, सलाल, ये बेटा क्या किए गए, कंप्लीट एग्जीक्यूट किए गए, ये अमल में लाए गए। ठीक है, ये वो स्टेप्स थे जो गुलाम मोहम्मद सादिक साहब ने जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए स्टेप्स लिए थे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कल्चरल पॉलिसी ऑफ स्टेट। बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम या बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कौन सी कल्चरल पॉलिसी को, कल्चरल पॉलिसी उनकी क्या थी, उस पर रोशनी डालिए। कल्चरल पॉलिसी ऑफ स्टेट aimed at promote liberal, modern and tolerant outlook for this the Cultural Front organization in 1944। सबसे पहले 1944 में बेटा क्या हुआ था, कल्चर को, कल्चरल पॉलिसी को रिवाइव किया गया वक्तन फवक्तन। कल्चरल पॉलिसी ठीक है, यहाँ का फोकलोर था, यहाँ का लिटरेचर था, यहाँ का डांस था, जिसमें बेटा आती है, जिसमें बांड पत्थर आती है, जिसमें शॉल मेकिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। तो वक्तन फवक्तन सब जितने भी रूलर्स आए उन्होंने यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम किया। अब बख्शी गुलाम मोहम्मद ने भी अपने टाइम पर बहुत अच्छा काम किया, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया गया, इसको फिर रिवाइटलाइज किया गया, वाज एंड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सिनेटिक कल्चरल इथॉस। कल्चरल इथॉस को डेवलप करने की कोशिश की गई। कल्चरल फ्रॉड रूट ऑन चलिए,
कल्चरल फेस्टिवल्स, कल्चरल मटेरियल, वो लिखा गया किस पर? थीम्स ऑफ सोशल चेंज, पेट्रोटिज्म पर गाने आए, पेट्रोटिज्म पर थीम्स पेट्रोटिज्म की थी, ठीक है, पेट्रोटिज्म से रिलेटेड थीम्स को प्रमोट किया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया गया। हाँ, इन 1949 इट वाज रिनेम्ड एज, और इस कल्चरल फॉर्म को क्या किया गया? फिर रिनेम किया गया, कल्चरल कांग्रेस का नाम दिया गया। और पब्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जर्नल्स, मैगजीन्स, तब क्योंकि प्रिंट कल्चर आ चुका था, प्रिंट हो रहा था, तो जर्नल पोस्ट्स वर इम्पोर्टेंट, राइटर्स वर, दीनानाथ नादिम थे जिनमें इम्पोर्टेंट राइटर्स थे बेटा, एस.एन. जोतशी थे, रहमान राही, हाँ, अमीन कामिल, ये वो सारे राइटर्स थे जिन्होंने कश्मीर के कल्चरल पॉलिसी को लिबरल पॉलिसी और बहुत आगे तक ले गए। रहमान राही ज्ञानपीठ अवार्डी थे। या इसी टाइम पर वलाह बागवानों जैसे गीत लिखे गए जिन्होंने कश्मीर के कल्चर में, कश्मीर के इस कल्चरल पॉलिसी को और ज़्यादा फौकियत दी। फिर कहा गया देयर प्रोग्रेसिव राइटिंग इन डोगरी एक्सपोज्ड एग्जिस्टिंग सोशल लेवल्स, और ऐसा ज़माना जब क्या किया गया कि जो कल्चरल राइटिंग्स है ये कल्चर को टोटली क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। तो यहाँ पर शोकेस, तो डोगरी में जो लिखा गया उसने सोशल लेवल्स को सोसाइटी में बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। शोकेस द ओरिजिनल थिएटर इस्टेब्लिश हुआ इन एंटायर कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1956 होस्टेड द फर्स्ट एवर फेस्टिवल ऑफ जश्न कश्मीर 1956। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 1956, लेट मी मार्क इट विद ब्लू। तो ये वाला 1 सेकेंड, जश्न कश्मीर, रिमेंबर जश्न कश्मीर पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक्सपेक्टेड है कि जश्न कश्मीर कब हुआ था, ये जश्न कश्मीर फेस्टिवल कब हुआ था? तो जश्न कश्मीर 1956 में होस्ट हुआ था। जश्न कश्मीर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, और उसके बाद कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर वजूद में आई, लैंग्वेजेस उसके बाद 1958 विद इट्स ब्रांच बोथ जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ऑल कल्चरल एक्टिविटीज केम अंडर इट्स प्रीव्यू। हाँ, और इट ऑल्सो डेवलप्ड टाइज विद साहित्य एकेडमी। कल्चरल एकेडमी का वजूद हुआ जम्मू कश्मीर में, और फिर कल्चरल एकेडमी साहित्य एकेडमी के साथ जो न्यू दिल्ली में है, ऑल इंडिया लेवल पर काम करती है, इसके साथ भी जुड़ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जश्न कश्मीर, कल्चरल एकेडमी, या जितने भी कल्चरल कांग्रेस, ये सारी कल्चरल पॉलिसी को ही शोकेस करती है। अलग अलग राइटर्स का लिखना, थिएटर का होना, ये सारी कल्चरल पॉलिसीज को शो करती है। आगे चले, नाउ मूविंग टू वन सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो और रीऑर्गेनाइजेशन की ना हो, ये तो हो नहीं सकता। 2009 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009, मेजर बेनिफिट्स इस एक्ट के क्या थे? ये वाला टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 9 पॉलिटिकल साइंस में भी बेटा टच होगा। इससे आपका वो चैप्टर बहुत हद तक कवर हो सकता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछा गया था पिछले साल कि कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑन 5 अगस्त 2009 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अमेंड करता है आर्टिकल 370 को एंड एब्रोगेट आर्टिकल 35A को एब्रोगेट करता है। एक नए आर्टिकल, एक नए कानून की शक्ल में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सामने आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब फोर्स में आता है? ये बेटा पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को इफेक्ट में आता है। इस अंडर दिस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इस कानून के तहत जम्मू कश्मीर को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2 टेरिटरीज में और ऑर्गेनाइजेशन किसमें? अंडर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑल द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस एक्ट के तहत वो सारे लॉज, वो सारे प्रोविजन जम्मू कश्मीर में अब एप्लीकेबल होंगे जो पूरे इंडिया में थे। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट को हटाया गया और इसके 2 हिस्से हुए,
एक लेह लद्दाख वाली यूटी, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, 2 हिस्से इसके बनाए गए। हमारे जो होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, उन्होंने इस बिल को क्या किया था, उन्होंने इस बिल को टेबल किया था पार्लियामेंट में। वो पूछा गया है किन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया था, तो होम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। हाँ, द इंट्रोडक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन, इसमें क्या क्या रखा गया 2019 में, बिल विल एक्सटेंड द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली, इसमें बेटा EWS इकोनॉमिकली कंस्ट्रक्शन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन का मौका रखा गया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मौका बेनिफिट मिला। वेलफेयर स्कीम्स इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वजूद में आई, जैसे बाकी कंट्रीज में अवेलेबल थी। रिजर्वेशन पहाड़ी स्पीकिंग के लिए, हाँ, पीपल लिविंग नियर द LOC में, LOC के नज़दीक रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए भी रिजर्वेशन का पूरा इसमें प्रावधान था। ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड टू ऑल राइट्स, और सारे हुकूक दिए गए जो वेस्ट जो पाकिस्तान से आए हुए जो कम्युनिटीज रिफ्यूजीज थे। रिफ्यूजीज, ये 2 चीज़ें होती है, यहाँ पर एक टर्म आई है रिफ्यूजीज। लेट मी क्लियर, रिफ्यूजीज क्या होते हैं? रिफ्यूजीज वो लोग जो वॉर की वजह से, पॉलिटिकल वॉर या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की वजह से, वॉर या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से दूसरे एरिया में, दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में, याद रखिएगा, पनाह लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उन्हें रिफ्यूजीज कहा जाता है। रिफ्यूजीज आर नॉट माइग्रेंट्स। रिमेंबर, माइग्रेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ मास मूवमेंट, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर द वर्क। लोग निकलते हैं काम के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। हाँ, माइग्रेंट भी कभी कभार माइग्रेंट भी कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। रिफ्यूजीज वो होते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ये होते हैं वॉर या इन पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की वजह से किसी दूसरी स्टेट में, किसी दूसरे मुल्क में ये शरण लेते हैं, उसे, उन लोगों को जो ऐसा करते हैं उनको रिफ्यूजीज कहा गया। अब वैसे हालात हुए, फिर ये रिफ्यूजीज वापस नहीं जा पाए, फिर इंडिया में ही इंडिया के सिटीजन्स बन गए, ठीक। तो इनके लिए इस कानून में बाज़ाब्ता तौर पर क्या थे? राइट्स थे। इसीलिए लिखा गया रिजर्वेशन फॉर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल एंड पीपल लिविंग नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड। उनको भी क्या किया जाएगा? रिजर्वेशन, और उनको भी बाकी हुकूक मिलेंगे। ऑल राइट्स ऑल्सो हैव बीन एक्सटेंडेड टू कम्युनिटीज ऑफ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज। जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है उनके लिए भी इसमें क्या रखा गया? उसमें प्राविधान रखा गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड है, द वुमन वुड नो लॉन्गर बी डिप्रिव्ड। अब वुमन को प्रॉपर्टी राइट्स, उनके प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर इस आर्टिकल के, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर किया जाएगा। हाँ, उन्हें भी, उनको क्या होगा इन केस, पहले क्या था, जब जम्मू कश्मीर का आइन था तो जो भी लड़की कश्मीर से बाहर शादी करती तो उसे यहाँ के प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलता था, उसके प्रॉपर्टी राइट्स खत्म हो जाते थे। अब चूंकि ये आर्टिकल आने से रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से क्या होगा? अब अब नॉन रेजिडेंट्स जो भी मैरिज जम्मू कश्मीर में करेगा उसे प्रॉपर्टी हक, वो रेजिडेंट, ही विल बी द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद सम प्रोविजंस, ठीक है। इक्वल राइट्स मिलेंगे, पावर विद देयर मेल काउंटर पार्ट, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स। नॉन रेजिडेंट प्रॉपर्टी राइट्स वो होंगे, बाहर से लोग अब यहाँ पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसे इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू कश्मीर में। अकॉर्डिंग टू रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, पॉस्को एक्ट विल ऑल्सो बी मेड एप्लीकेबल। बहुत सारे कानून जिसमें पॉस्को है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, वो सारे एक्ट एप्लीकेबल हो गए जम्मू कश्मीर में। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायती राज और लोकल बॉडी अमेंडमेंट भी जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट एप्लीकेबल होगा। और किससे एप्लीकेबल? इन J&K एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, यानी ग्रास रूट लेवल हुकूमत को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। किसमें? इस क्या कहते हैं बेटा? इस
एक्ट के इफेक्ट होने से। तो यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इंशाल्लाह ताला। आई होप आपको आपका ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमें बेटा अपनी आरा से नवाजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। बी सक्सेसफुल, ट्राई अगेन एंड अगेन, डू गुड।